गुड मॉर्निंग राजस्थान में आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे और यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले बाड़मेर के पचपदरा में अपनी रिफाइनरी के काम की समीक्षा करेंगे और उसके बाद बाड़मेर के आदर्श नगर में आदर्श स्टेडियम में महंगाई राहत कैंप का जायजा लेने के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे से पूर्व 5 बड़े अफसरों का दल जयपुर से सुबह हेलीकॉप्टर से रवाना होगा, जिसमें मुख्य सचिव उषा शर्मा, खान विभाग की एसीएस वीनू गुप्ता और वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राका और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर सावंत जाएंगे। सीएम गहलोत विशेष विमान से जयपुर से जोधपुर जाएंगे, वहां से फिर सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से पचपदरा आएंगे। सीएम के साथ खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी रहेंगे। रिफाइनरी का निरीक्षण कर एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। दरअसल राजस्थान की अपनी रिफाइनरी को लेकर सीएम गहलोत बेहद गंभीर है। काम में देरी के चलते लागत बढ़ने को लेकर सवाल उठ चुके हैं। पहले तकरीबन 36,000 करोड़ की रिफाइनरी की लागत थी, लेकिन अब 70,000 करोड़ को पार कर गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी आए थे और पचपदरा रिफाइनरी के काम का जायजा लिया था। पचपदरा से रवाना होकर सीएम गहलोत दोपहर 1 बजे बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। आदर्श स्टेडियम में ही महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण करने के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। सर्किट हाउस में सीएम गहलोत रात्रि विश्राम करेंगे। तो मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो विस्तार से आपको बताया। बाड़मेर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज और अपनी रिफाइनरी के कामकाज की समीक्षा करेंगे। वहीं पचपदरा में रिफाइनरी की समीक्षा बैठक होगी और इसी के साथ आपको बता दें महंगाई राहत शिविर का भी निरीक्षण करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने दौरों के दौरान महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं, बारीकी से हर चीज को जान रहे हैं। जो 10 लाभ है, योजनाएं हैं, उसका लाभ वाकई में सही तरीके से लोगों को मिल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और इसी के साथ मुख्यमंत्री वॉलंटियर्स से भी बातचीत करें तो वहीं जो लाभ लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, योजनाओं का लाभान्वित हैं, उनसे भी बातचीत करके उनको योजनाओं के बारे में और अच्छे से बता रहे हैं ताकि जो योजना है उसका पूर्ण रूप से लाभ लोगों को मिल सके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाड़मेर दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो विस्तार से आपको बताया। तो इस सचिवालय कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएमआर पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुशासन देने में कर्मचारियों की भूमिका अहम है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू की गई है। सेवा निवृत्ति के बाद कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के अधीन नहीं रखा जा सकता। ओपीएस बहाल होने से कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर चिंता दूर हुई है। सीएम गहलोत ने कहा है कि आरजीएचएस के तहत कर्मचारियों को कैशलेस उपचार दिया जा रहा है। साल में 2 बार डीपीसी करवाने, पदोन्नति के लिए अनुभव में छूट, एडवांस सैलरी विड्रॉल और सेवानिवृत्ति के दिन से ही पेंशन का लाभ देने जैसे फैसलों से कर्मचारियों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के लिए भी राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए गए हैं और इससे उनके नियमन का मार्ग प्रशस्त होगा और शोषण से बचाव के लिए ठेका प्रथा को समाप्त किया गया है। राजस्थान सचिवालय निजी सचिव निजी सहायक सेवा संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार के फैसलों से कर्मचारियों को राहत मिली है।
तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश के लोगों को विकास की सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 3,378 करोड़ की लागत के 53 सड़कों, आरओबी और पुलों का शिलान्यास, लोकार्पण कर जनता को सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि अच्छी सड़कों के निर्माण से क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सकता है। गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 4 सालों में 30,000 करोड़ की लागत से 61,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। साथ ही 17,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 42,000 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने कहा है कि गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ जंक्शन के श्रीगंगानगर मार्ग पर रेलवे अंडरपास पर बुधवार को लोकार्पण किया। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने रेलवे अंडरपास का वर्चुअली लोकार्पण किया। सीएम ने राज्य की 53 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में विधायक विनोद कुमार समेत तमाम अतिथि मौजूद रहे। राज्य में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। 40 पेपर सामने स्तर पर चल रहे हैं। इसमें तो प्रदेश के होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए बड़ी खबर है। होमगार्ड्स को सुविधा देने और उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए गठित होगी कमेटी। प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित हो जाएगी कमेटी। गृह विभाग ने डीजी होमगार्ड से मांगे कमेटी गठन के प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड निदेशालय भवन के उद्घाटन पर दिए थे निर्देश। दूसरे राज्यों में होमगार्ड्स को मिल रही सुविधाओं और उनकी समस्याओं पर विचार करेगी कमेटी। प्रदेश के करीब 30,000 होमगार्ड्स विभिन्न समस्याओं को दूर करने की लंबे समय से कर रहे मांग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी? बिल्कुल खुशबू, बात होमगार्ड्स के लेकर जुड़ी हुई है। प्रदेश में करीब 30,000 होमगार्ड नामांकित है। उनमें से करीब 28,000 के आसपास है और 15,000 ऑन रोल पर है। ये होमगार्ड लगातार पिछले कई वर्षों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन भी करते आए हैं, अपनी समस्याएं विभिन्न स्तरों पर रखते आए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 मई को जब होमगार्ड निदेशालय के नए भवन का उद्घाटन हुआ था, तब उनकी समस्याएं सुनी थी। 2 समस्याएं प्रमुख थी। उनमें से 5 जो वर्ष में, हर 5 वर्ष में इनका रिन्यूअल होता है, हर 5 साल में इनका नया कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से एक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद अगर 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट में सफल हुए तो ठीक, नहीं तो उनकी जो नॉमिनेशन है वो खत्म कर दिया जाता है। तो अब ये 15 साल में होगा। एक बड़ी राहत उनको ये दी थी। और दूसरी राहत ये थी कि जो ये समस्याएं है, क्योंकि जो कई दूसरे राज्य हैं वहाँ होमगार्ड पुलिस के समकक्ष वेतन मांग रहे हैं, अन्य सुविधाएं पा रहे हैं। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार स्ट्रक्चर पास हो चुके हैं कि सभी राज्य होमगार्ड्स को सही जो समान सुविधाएं और समान जो वेतन है वो दिया जाए। इसको लेकर भी इनकी समस्याएं कई बार रही है और इस समस्या को भी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री ने समझा और प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के लिए अब कवायद शुरू हुई है। और उसमें होमगार्ड जो डीजी होमगार्ड है उनसे कमेटी के प्रस्ताव मांगे हैं कि वो कमेटी कौन कौन उस कमेटी में रहेगा। जो होमगार्ड की समस्या को सुना जाएगा, उनकी जो समस्याएं सुनने के बाद उनके समाधान में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, दूसरे राज्यों में क्या होमगार्ड को सुविधाएं मिल रही है जो यहाँ राजस्थान में दी जा सकती है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई है। और अब जल्द अगर कमेटी गठित होगी तो उसके बाद प्रोसेस होगा। हालांकि इसको चुनावी जो साल है और चुनावी जो माहौल है उसको देश से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार होमगार्ड्स को आश्वासन मिल चुके हैं। तो ऐसे में होमगार्ड्स अभी फिलहाल इसको लेकर आशान्वित जरूर है, लेकिन उन्हें पूरी तरह उम्मीद नहीं है कि ये उनकी समस्याएं, जो सभी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है विष्णु, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों को 100 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। साथ ही 200 यूनिट तक स्थायी शुल्क माफ, सरचार्ज व अन्य शुल्क माफ करने पर प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री की घोषणा की सराहना की है। साथ ही कहा कि वो मुख्यमंत्री के कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। वहीं महिलाओं ने कहा कि फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही प्रदेश में सरकार बनाएंगे। देखिए, जो 100 यूनिट फ्री की है आज राजस्थान में मुख्यमंत्री ने, और जो स्थायी शुल्क माफ़ किया है, साथ ही अन्य सरचार्ज भी माफ़ कर दिया है, तो इससे आम जन पे जो बाहर जो पड़ता था बिजली का, अब वो कितना राहत देने वाला होगा। जो आपके 500 यूनिट भी आएगा तो आपको 100 यूनिट का चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री किया। हाँ सर, बिल्कुल राहत देने वाला होगा। ये बहुत ही अच्छा काम किया सर ने, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उनको। थैंक यू सर। देखिए, धन्यवाद देंगे, और भी लोग उनसे पूछेंगे। सर, आप क्या कहेंगे, जो बिजली को लेकर मुख्यमंत्री रात को घोषणा की है, कितनी राहत मिलेगी इससे आम जन को? इससे आम जन को बहुत राहत मिलेगी। 200 यूनिट फ्री करिए, पैसे बिल आता ही नहीं है, जीरो बिल आता है। जैसे मालूम किसान है, खेती करते हैं, 2000 यूनिट पानी, उसके नहीं तो पानी उसका बिल आता है, न कुएं का बिल आता है। ऐसे भी नहीं, अच्छा ऐसे भी नहीं, पहले जमा कराओ और बाद में वापस खाते में आएंगे, ऐसे नहीं होता है, सीधे बिल आता ही नहीं है। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुई बैठक, निर्णय की पालना को लेकर बनी कमेटी। वित्तीय और चिकित्सा अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक और विधि विभाग के प्रमुख सचिव कमेटी में शामिल। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आज दोपहर 3 बजे सचिवालय में होगी कमेटी की बैठक। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर जयपुर से है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुई बैठक, निर्णय की पालना को लेकर कमेटी बनी। वित्तीय और चिकित्सा अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक और विधि विभाग के प्रमुख सचिव कमेटी में शामिल। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आज दोपहर 3 बजे सचिवालय में होगी कमेटी की बैठक। अहम जानकारी जयपुर से। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुई बैठक, निर्णय की पालना को लेकर कमेटी बनी। वित्तीय और चिकित्सा अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक और विधि विभाग के प्रमुख सचिव कमेटी में शामिल। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। आज दोपहर 3 बजे सचिवालय में होगी कमेटी की बैठक। तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुई बैठक, निर्णय की पालना को लेकर बनी कमेटी। वित्तीय और चिकित्सा अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक और विधि विभाग के प्रमुख सचिव कमेटी में शामिल। और इस बीच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज आएगा 10वीं बोर्ड का परिणाम। माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा और प्रवेशिका परीक्षा का भी परिणाम जारी होगा। दोपहर 1 बजे जारी होगा परिणाम। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला एवं शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान जारी करेंगे परिणाम। वहीं जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के प्रशासनिक भवन में जारी किया जाएगा परिणाम। 10वीं और व्यावसायिक परीक्षा के लिए 10,66,300 परीक्षार्थी हैं पंजीकृत। प्रवेशिका परीक्षा के लिए 7,134 परीक्षार्थी हैं पंजीकृत। तो दोपहर 1 बजे तक इंतजार करना होगा। दोपहर 1 बजे रिजल्ट घोषित होगा। कोटा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक फर्जी सीआई और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। फर्जी सीआई वर्दी का रौब दिखाकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। आरोपी फर्जी सीआई कोटा ग्रामीण के दिगौद का रहने वाला है। वहीं उसका सहयोगी भुवनेश मीणा कोटा ग्रामीण के देवली मांझी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को अंदेशा है कि पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। 15 दिन पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। इसने मेरे क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताया और इसने कहा मैं राजस्थान में, पूरे राजस्थान में चेकिंग में चलता हूँ, तेरे को 15-20 हज़ार रुपये महीने दे दिया करूँगा, डीजल डला दिया करूँगा, और ज़्यादा ड्यूटी भी नहीं आती, कभी कभार ड्यूटी आती है, तो मैं तो उस चक्कर में आ गया। लेकिन वो भी इसके साथ अब लालच में लग के 10 दिन से यही काम कर रहा है। इंस्पेक्टर ये बन के, शिवा और गुड्डू तो सीट पे बैठा रहता है और वो नीचे उतर के फिर बच्चों से या जो भी जिनके साथ ठगी करते हैं उनसे बात करता है पैसे की। साहब से मैं बात कर लेता हूँ, 5,000 लगेंगे या 10,000 लगेंगे, जो भी मिलता है उनको लेके और फिर छोड़ देते हैं।
कोटा के कमलौर पंचायत के लसेड़िया कला गांव में प्रशासन की मौजूदगी में तकरीबन 50 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। खमोलर सरपंच मेघा गौतम के आवेदन पर उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए। आमजन की समस्या को देखते हुए गुरुवार को तहसीलदार जगदीश शर्मा, नायब तहसीलदार गिरिराज प्रसाद झाला, कानूनगो राधेश्याम पटवारी, पंकज देवपाल और पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 50 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार जगदीश शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद अतिक्रमणकारियों को पाबंद मौके पर ही किया गया है। जोधपुर जिले के औसिया कस्बे में 24 मई को हुए अपहरण, लूट और फिरौती मांगने के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों की औसिया कस्बे में परेड निकालने के बाद न्यायालय में पेश किया। दो आरोपियों कैलाश और गिरधारी राम को न्यायालय में भेजा गया है। वहीं बता दें कि रामू राम सारण को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। गौरतलब है कि आरोपियों ने जाटीपुरा निवासी दिनेश बेनीवाल का 24 मई को अपहरण कर फिरौती मांगी थी। तो यही बता दें कि राजधानी जयपुर में 24 मई को लाल कोठी थाना इलाके से गायब 12 साल के बच्चे की हत्या के मामले में आखिरकार 8 दिन बाद खुलासा हो गया। बुधवार देर रात 12 वर्षीय बालक की डेड बॉडी बता दें कि नागौरियन थाना इलाके के एक घर से बरामद हुई और इस हत्या को अंजाम कोई और नहीं बल्कि बच्चे के चचेरे भाई ने ही दिया था। शातिर हत्यारे ने पहले बच्चे के साथ दुराचार किया और पुलिस से पकड़े जाने के डर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्यारा अपनी घिनौनी करतूत को छुपाने के लिए परिजनों और पुलिस के साथ मिलकर गायब हुए भाई को ढूंढने का नाटक भी करने लगा। खोजबीन में जुटी पुलिस की टीम ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो हर एक राज से पर्दाफाश हो गया। देखिए रिपोर्ट में। खुल गया बच्चे की हत्या का राज, चचेरा भाई ही निकला हत्यारा। सीसीटीवी से सनसनीखेज खुलासा, दुराचार के बाद किया था कत्ल, गिरफ्त में आया शातिर हत्यारा। जयपुर के लालकोठी थाना इलाके में 24 मई को एक 12 साल का बच्चा अचानक लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद जब बच्चे का पता नहीं चला तो परिजनों ने 25 मई को लालकोठी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बच्चे की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें बनाई गई। बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डाला। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स बच्चे के साथ दिखाई दिया। जब उसकी पहचान हुई तो वो कोई और नहीं लापता बच्चे का चचेरा भाई था, जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। आरिज उर्फ मंगेरी करके, जिसको कल डिटेन करके हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा इस बालक का अपहरण करना और उसके पश्चात दुराचार कर उसकी हत्या करने का जुर्म इसने स्वीकार किया और उसी की निशानदेही पे ही डेड बॉडी को खो नागौरियन थाना क्षेत्र के अंदर एक कमरे से बरामद किया गया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में उसने बहुत घुमाया, लेकिन इसी दौरान पुलिस को उसकी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकला। चाबियों के इस गुच्छे में कुल 13 चाबी थी। 12 चाबियों को लेकर उसने पूरी जानकारी पुलिस को दे दी, लेकिन 13वीं चाबी को उसने अपनी बहन के घर का बताया। पुलिस को इस बात पर शक हुआ। पुलिस आरोपी को लेकर उसकी बहन के घर पहुंची। उसकी बहन का घर थाना खो नागौरियान के आयशा नगर में था। पुलिस ने घर का दरवाजा खोला तो नजारा देख सन रह गई। वहाँ एक कट्टे के अंदर बच्चे की सड़ी गली हालत में लाश मिली, जिसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चाबियों का एक गुच्छा था और चाबियों के गुच्छे में हमने हर चाबी के बारे में पूछा कि ये चाबी किसकी है, ये चाबी किसकी है। तो गहनता से पूछताछ के दौरान टीम को इसने एक चाबी जो अपनी बहन का मकान आयशा नगर नागौरिया में था उसकी बताई और वहाँ तक ये हमें पूछताछ के दौरान जब दिया है कि मैं वहाँ लेके गया तो उस चाबी से खोला इसने उस कमरे को, तब वो डेड बॉडी उसमें मिली। पुलिस की पूछताछ में हत्यारे चचेरे भाई ने हर राज का खुलासा किया।
उसने बताया कि मृतक बालक को सफेद कबूतर पालने का शौक था। कबूतर दिलाने का बहाना देकर वो अपने साथ बच्चे को बहला फुसला कर अपनी बहन के घर ले गया, जहां उसने पहले बच्चे के साथ कुकर्म किया। उसके बाद रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लास्टिक के कट्टे में डालकर यहीं पर छोड़कर आ गया। यही नहीं, शातिर हत्यारा पुलिस के साथ मिलकर बच्चे को ढूंढने का नाटक भी करने लगा, लेकिन सीसीटीवी ने हर एक राज से पर्दा उठा दिया। आरोपी जो है एक विकृत मानसिकता का अपराधी है व्यक्ति, जब पूर्व में भी इसका रिकॉर्ड इसी तरीके का रहा हुआ है, जो आम शौहरत जिसको कहते हैं बेसिकली। और इसने बच्चा बेसिकली एक कबूतर पालने का एक शौकीन था और इसको कबूतर दिलाने के बहाने से बेसिकली ये व्यक्ति लेकर गया आरोपी, और उसके पश्चात उस कमरे पर इसने दुराचार किया है और दुराचार करने के पश्चात पकड़े जाने के भय से उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले के बाद जयपुर पुलिस ने लोगों से अपील भी की है, अगर किसी के घर परिवार में इस तरह का मामला सामने आता है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस को तत्काल करे, ताकि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान रोडवेज में बसों की खरीद एक पहेली बनी हुई है। एक तरफ जब रोडवेज बसों का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है, रोडवेज के अफसरों के आपसी झगड़े के कारण नई बसें भी नहीं खरीदी जा रही हैं, तो वहीं रोडवेज में बसों की खरीद का टेंडर तीसरी बार निरस्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस की राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन का आज भरतपुर दौरा, दोपहर 3 बजे तक पहुंचने का है कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक लेंगी, फीडबैक लेंगी और एक निजी होटल में रखा गया है बैठक का आयोजन। बैठक में कांग्रेस के विधायक समेत कांग्रेस संगठन के जुड़े जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये खबर भरतपुर से मिल रही है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन का भरतपुर का दौरा है। दोपहर 3 बजे तक पहुंचने का कार्यक्रम है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक लेंगी, फीडबैक लेंगी। एक निजी होटल में रखा गया है बैठक का आयोजन। तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 7 आईएएस और 30 आईपीएस के तबादले कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासनिक बता दें कि फेरबदल देखने को मिला है। 7 आईएएस और 30 आईपीएस के तबादले हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी? बिल्कुल एक बड़ा फेरबदल है, क्योंकि आईएएस के पिछले दिनों बड़ी संख्या में तबादले किए गए थे और उसके बाद अब संभावना और कयास लगाए जा रहे थे कि आईपीएस की भी बड़ी लिस्ट आएगी। और इसको देखते हुए आज अभी सुबह आईपीएस के 30 आईपीएस के तबादले यहाँ किए गए हैं और उसमें 7 आईएएस के भी तबादले किए गए और 3 आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अब आईपीएस की बात करें तो जो राजीव शर्मा, जिनको अभी पिछले दिनों डीजी बनाया गया था, उनको यहाँ पुलिस अकादमी में लगे हुए थे और अब उनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। वो अब डीजी कानून व्यवस्था और आरएसी यहाँ और आपदा राहत बल यानी एसडीआरएफ के डीजी वो होंगे। राजीव शर्मा को बनाया गया। वहीं जंगा श्रीनिवास राव है, उनको डीजी पुलिस प्रशिक्षण यानी पुलिस प्रशिक्षण और कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए वो उनको यहाँ लगाया गया है। वहीं रवि प्रकाश मेरड़ा, जो अब तक सिविल राइट्स का काम देख रहे थे, वो डीजी एससीआरबी और साइबर क्राइम तथा तकनीकी सेवाएं टेलीकम्युनिकेशन में वो डीजी होंगे। और साथ ही जो संजय अग्रवाल है वो अभी एडीजी पुलिस मुख्यालय। उनको जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।